हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके की महामैराथन सीरीज और आज दोस्तों लेक्चर नंबर 22 जो है मैं लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं 21 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हम लोग लुसेंट की किताब को फैक्ट के साथ और फ्लो चार्ट और डायग्राम की मदद से बहुत ही आसानी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऋग्वेद काल जो था और उत्तर वैदिक काल था उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या अंतर है, कौन कौन सी चीजें ऋग्वेद काल में हुई थी और कौन कौन सी चीजें जो है बदलाव हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। वैसे तो हमारा टॉपिक जो है दोस्तों आज का है उत्तर वैदिक काल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल का पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है। ऋग्वैदिक काल को बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया है हमने 3 वीडियो में कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की जो है सारी वहाँ पे लोग कैसे राज कर रहे हैं, कैसे लोग रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखा ऋग्वैदिक काल के बारे में। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए दोस्तों हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको लुसेंट जीके का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे मैं लुसेंट के एक एक जो है टॉपिक को फ्लो चार्ट और इस तरह से डायग्राम की हेल्प से, इस तरह का डायग्राम दोस्तों लुसेंट में नहीं मिलेगा, तो उस पर बहुत ही मेहनत और जो है कड़ी परिश्रम से जो है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो आपको बोलना है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ऋग्वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक माना जाता है, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। अगर ऋग्वैदिक काल की बात हो तो ऋग्वैदिक जो था हमारा दोस्तों का पीरियड वो जो था वो आपका 1500 से लेकर के 1000 तक था, 1000 BC तक। और जो हमारा उत्तर वैदिक है यानी कि लेटर पीरियड है वो दोस्तों 1000 से लेकर के हमारा कितना है 600 BC तक है। मतलब आपको 500 साल का गैप मिलेगा। 1500 से 1000 में ऋग्वेद हो जाएगा और 1000 से लेकर 600 BC तक आपको क्या मिलेगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। देन हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ था और उत्तर वैदिक काल में जाकर के क्या बदलाव हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है उत्तर वैदिक काल में, हम बस अंतर देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल में हुआ था ठीक उल्टा जो है जाकर के उत्तर वैदिक काल में हुआ है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि जो देवता थे यानी कि जो प्रिय देवता हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, इंद्र हुआ करते थे। कौन थे दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। लेकिन आप जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जाओगे वहां पे आपको जो है देवता कौन मिलेंगे, प्रजापति। तो प्रजापति की बहुत सारी जो है मूर्तियां मिली हुई हैं जिसके सामने आसपास बहुत सारे जानवर मिले हुए हैं। तो उससे ये पता चलता है कि वहां पे देवता हुआ करते थे जो कि नाम था उनका प्रजापति। और प्रजापति जो है वो शिव के अंश माने जाते हैं। तो वहां पे किसकी पूजा हो रही है दोस्तों, प्रजापति की। और ऋग्वैदिक काल में कब किसकी होती थी दोस्तों, इंद्र की होती थी। तो पहला पॉइंट आपको देवता देखना है कि जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे और वहां पे जो है प्रजापति हो जा रहे हैं। उसके बाद विनिमय प्रणाली यानी कि दोस्तों अगर लोग व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे, हमने पढ़ा इसके पहली वाली वीडियो में कि ऋग्वैदिक काल के लोग व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करने में उनका जो व्यापार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए जिसकी सहायता से वो व्यापार करेंगे, उसको बोलते हैं विनिमय प्रणाली। तो उस समय की जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि अगर मुझे ये मार्कर खरीदना है तो मैं मार्कर तभी ले पाऊंगा जब मार्कर के बदले में मैं कोई वस्तु जो है आप उस चीज को दोगे। यानी कि वस्तु के बदले हम वस्तु को खरीदते थे तो उसको बोलते थे हम वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आपको मुद्राएं देखने को मिलेंगी, यानी कि पैसा जो होता है, सिक्के मिलेंगे आपको कुछ। तो वहां से जो है पता चलेगा कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है, मुद्राओं का उपयोग हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो विनिमय प्रणाली हुआ है, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली है। कौन सी विनिमय प्रणाली है दोस्तों, वस्तु विनिमय। और हमारा जो उत्तर वैदिक काल है दोस्तों, यहाँ पे 2 मुद्राएं मिली हैं, निष्क और एक मुद्रा मिली है शतमान। कौन सी, निष्क और शतमान। तो आपके लुसेंट में दिया गया है दोस्तों 2 मुद्राएं हैं, निष्क और शतमान नाम की 2 मुद्राएं मिली हैं उत्तर वैदिक काल से। तो इससे ये पता चलता है कि जो व्यापार होता था दोस्तों वो मुद्राओं की सहायता से होता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि व्यापार जब हो रहा है तो किस चीज़ का व्यापार होता था,
तो देखा गया कि ऋग वैदिक काल में जो लोग आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से भारत आए थे, तो मध्य एशिया वाले ज़्यादातर पशुपालन करते थे। तो जो शुरुआत का समय था दोस्तों 500 साल, उसमें ज़्यादातर पशुपालन का व्यापार हुआ। देन उसके बाद जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे वहाँ पे कृषि का व्यापार हुआ। किसका व्यापार हुआ? तो व्यापार की बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल में दोस्तों पशुपालन था ज़्यादातर करके, कुछ भी बहुत कम खेती होती थी। और उत्तर वैदिक काल में दोनों होने लगा, पशुपालन भी और जो कृषि था दोस्तों वो बहुत ही चरम सीमा पे हो गया, यानी कि कृषि की जो व्यापार थी वो बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी मिलेगी आपको। तो ये आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद स्त्री की स्थिति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में देखा गया कि स्त्रियां जो है बहुत पढ़ी लिखी हैं, स्त्रियों को जो है बहुत ही बेहतर स्थिति बताई गई है, स्त्री का बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है, वहाँ पे पूजा और कर्म कांड में भी स्त्रियों को बैठाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आएंगे वहाँ पे स्त्रियों की बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। वहाँ स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाएगा, वहाँ पे स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना ये सब जो है बहुत सारी ढोंग जो है आपके जो है समाज में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऋग वैदिक काल का जस्ट विपरीत मिलता है आपको उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत ही बेहतर थी दोस्तों, और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो है स्त्री की बहुत ही दयनीय स्थिति बताई गई है, यानी कि स्त्री को बहुत ही गिरा हुआ बताया गया है, स्त्री को कोई भी काम करने का हक नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में। देन अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, वर्ण व्यवस्था जैसे हमारा जो वर्ण बटा हुआ था वो 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जो ऋग वैदिक काल में था दोस्तों वो कर्म के आधार पे था, यानी कि अगर ब्राह्मण जो है वही होगा जो पंडित है, जो ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण होगा, जो रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार कर रहा है वो जाके आपका वैश्य होगा, और जो मजदूरी करता था वो शूद्र होता था। लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे दोस्तों बहुत ही भयंकर बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है जन्म के आधार पे चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पंडित का बेटा जो है, अगर पंडित का बेटा है वो दूसरों की रक्षा कर रहा है तो उसको क्षत्रिय कहेंगे, नहीं, वहाँ पे हो जाएगा कि पंडित का बेटा पंडित, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र। तो यानी कि अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कर्म के आधार पर थी, और वहाँ जो है आपका किसके आधार पर मिलेगा दोस्तों, यहाँ आपको जन्म के आधार पर मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। देन दोस्तों अन्य में अगर देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार की संस्थाएं होती थी, सभा और समिति। सभा और समिति ऋग्वैदिक में होती थी, लेकिन एक अन्य जो है संस्था का उत्पन्न हुआ जिसको कहते हैं गोत्र संस्था। कौन संस्था दोस्तों? गोत्र। तो गोत्र एक प्रकार की संस्था है जो कि उत्तर वैदिक काल में आई है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। और अन्य में इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ सभा और समिति थी। तो आई होप दोस्तों ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हो सकता है ये चीज़ आपको लूसेंट में लाइन बाय लाइन लिखी हुई मिले, इस तरह से जो है फ्लो चार्ट ना मिले। तो हमने क्या किया दोस्तों, लूसेंट की बुक से चीज़ों को लिया। ऐसा नहीं है लूसेंट से बाहर है, लूसेंट के अंदर से ही सारी चीज़ें हैं, लूसेंट के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और लूसेंट की एक एक फैक्ट को हम छोड़ेंगे भी नहीं, एक भी फैक्ट आपको छूटा भी नहीं मिलेगा, और लूसेंट की हर चीज़ जो है कवर मिलेगी आपको। कुछ और पॉइंट जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में लिखे गए हैं लूसेंट में, तो उसको भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, उसको नोट करिए। देन ये वीडियो को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड 3 पॉइंट आपको और याद रखने हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ का प्रावधान था, यानी कि एक प्रकार का यज्ञ होता था जिसको राजसूय यज्ञ कहते थे, और वो राजा का जब राज्याभिषेक होता था तब जो है किया जाता था। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हल को हम सिरा कहते थे, उस समय के जो भी हल होते थे ना उसको सिरा कहते थे, और हल रेखा को हम क्या कहते थे, सीता कहते थे। तो ये भी पॉइंट आपको लूसेंट में मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद एक चीज और लिखा गया है कि कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंट का प्रयोग हुआ है, वो भी पकी ईंट का प्रयोग। सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे पकी ईंट का प्रयोग हुआ है प्रथम बार। कौशाम्बी नगर एक जगह है, वहां पे जो है प्रथम ईंट का प्रयोग हुआ है। तो ये उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी। हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में किस तरह से जो है अंतर मिलता है उत्तर वैदिक काल में। तो आई होप दोस्तों वीडियो इंटरेस्ट लगी होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टेड लगी हो तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लूसेंट की पूरी प्लेलिस्ट
मैंने ठान रखा है दोस्तों कि वीडियो कितनी भी बनानी पड़े, हम लूसेंट के एक एक कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट डायग्राम से बना करके ही रहेंगे और आपको प्रोवाइड करके रहेंगे। तो किसी भी दिन दोस्तों बैठना नहीं है। कोई कहा है दोस्तों कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। कैसे हार मान लूँ मेरे दोस्त, कि मेरे दोस्त मैं कैसे हार मान लूँ, मेरे जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, मेरे जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।